दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं 2 सवाल पूछता हूँ आपसे। पहला सवाल तो ये है कि क्या आप वक्फ बोर्ड को जानते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको वो नेता याद है जिसने ये कहा था कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे 25 हिंदू शहीद हुए थे, उनकी औरतें थी वो कायर थी और अगर वे उन आतंकवादियों की जो AK-47 राइफल छीन लेती, उनको मारती और उनको उन्हीं गोलियों से भून देती तो उनके पति भी नहीं मरते और पहलगाम हमला भी नहीं होता। यानी उन्होंने शहीद की विधवाओं को कायर कहा था। क्या आपको याद है वो नेता कौन है? चलिए नहीं तो मैं बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं। पहले तो दोस्तों आप ये पूछ रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड और शहीद विधवाओं को कायर होने का मामला ये कैसे एक-दूसरे से संबंध रखता है? तो मैं आपको ये दोनों चीज़ों का कैसे संबंध है, क्या संबंध है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले तो दोस्तों मैं बताऊँ वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय का एक ऐसा बोर्ड था जिसने जिस भी ज़मीन के ऊपर नज़र गड़ा दी या यानी उसके मेंबर जो बोर्ड के मेंबर हुआ करते, उनकी नज़र जिस भी प्रॉपर्टी पर चली जाया करती, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या आपका घर भी क्यों ना हो, एक बार उन्होंने ये कह दिया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो हिंदुस्तान की कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून, कोई भी नेता उस ज़मीन को आपको नहीं दिला सकता था। ये वक्फ बोर्ड था और देश का सबसे रईस वक्फ बोर्ड था और उसके पास जो ज़मीन थी वो आर्मी और रेलवे बोर्ड के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन थी और इतना ही नहीं, उसी बोर्ड के बारे में एक बार ये अपने अ, अरविंद केजरीवाल जी इन्होंने ये कहा था कि मेरी इच्छा ये है कि ये वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बने और हिंदुस्तान में जितनी भी ज़मीन है, चाहे वो कृषि की है या दूसरी है, वो वक्फ बोर्ड की हो। यानी उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हिंदुस्तान के जितने घर हैं, जितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जितने दूसरे प्रतिष्ठान हैं और जो ज़मीन है, वो सारी की सारी वक्फ बोर्ड कब्जा ले और अगर मेरा राज आता है, यानी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर मेरा राज आता है, तो मैं इसमें सहयोग करूँगा। खैर दोस्तों, तो अब ये तो था वक्फ बोर्ड। अब बात आती है कि जो वो हमला हुआ था पहलगाम के अंदर, उसमें एक नेताजी ने ये कहा है कि जो शहीद हुए हैं हिंदू, उनकी जो पत्नियाँ थी, वो कायर थी, वो अहिल्याबाई या रानी की झाँसी नहीं थी। तो पहली बात तो उसी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड आतंकवादी के सामने एक गृहिणी कैसे लड़ सकती है, ये बात समझ में नहीं आती और जिन कमांडो उनको कमांडो की ट्रेनिंग दी गई होती है आतंकवादियों को और एक कमांडो के सामने AK-47 जिसके हाथ में, उसमें क्या कोई गृहिणी उनसे AK-47 को छीन सकती है? और जो मर्द नहीं छीन पाए जिसमें तो कई पुलिस वाले और मिलिट्री के, नेवी के ये जवान हुआ करते, वो नहीं छीन पाए, तो वो महिलाएँ कैसे छीन लेती? तो ये पता नहीं उनकी सोच कैसी थी, उन्होंने कैसे इतना कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। तो उन्होंने एक बार फिर एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया, लेकिन पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, वो नेता है रामचंद्र जांगड़ा जी। रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी की तरफ से। तो उन्होंने एक OBC बोर्ड की एक वो रैली थी, कोई जलसा था, फंक्शन था, तो उसमें नायब सिंह सैनी जी आए हुए थे। तो उन नायब सिंह सैनी जी के सामने उन्होंने ये कहा, पहले तो ये कहा था कि देश के अंदर 80% OBC हैं। जबकि हकीकत में 16% हैं। हरियाणा के अंदर 16% है, लेकिन उन्होंने कहा कि 80% हैं और हम 80% नायब सिंह सैनी जी को अगले 100 साल तक भी मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि क्या ये संभव है कि कोई आदमी इतने लंबे समय तक 100 साल तक मुख्यमंत्री बना रहे? ये प्रजातंत्र है या तानाशाही है? ये समझ में नहीं आता। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि जो उन्होंने ये कहा वक्फ बोर्ड, मैंने कहा हिंदुओं का वक्फ बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि पहले किसी भी गाँव के अंदर OBC कास्ट के लोग, जैसे कोई खाती है, लोहार है या और कोई दूसरा काम करने वाला है, तो वो गाँव में आकर न बस जाया करता और वो जो गाँव की जो पंचायती ज़मीन हुआ करती, उसके ऊपर अपना घर बना के न रहने लग जाया करता। लेकिन आज के दिन जो आज का माहौल है, उसमें ये जितने सरपंच हैं, वो जितने भी इस तरह के घर बना के रहते हैं, उनकी ज़मीनों को खाली करवा लेते हैं। तो ये जो OBC बोर्ड है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ देखते हुए ये प्रार्थना की थी कि OBC बोर्ड को इतनी ज़्यादा पावर दे दी जाए
कि वो कोई भी आदमी अगर उनसे ज़मीन खाली करवा लेता है, यानी जो वे अतिक्रमण कर लेते हैं या पंचायती ज़मीन के ऊपर घर बना लेते हैं या और कोई काम करने लग जाते हैं या किसी और व्यक्ति की ज़मीन में अगर वो अपना घर बना लेते हैं, तो ओबीसी बोर्ड के पास इतनी ताकत हो, वो तुरंत उससे सरपंच को या उस व्यक्ति को जो उस अतिक्रमण के खिलाफ ये कहता है कि यहाँ पर अतिक्रमण मत करो, वो उसको गिरफ्तार करे और उसको जेल में डाले। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरह का वक्फ बोर्ड ही होना चाहिए। ओबीसी के जो व्यक्ति हैं, ओबीसी बोर्ड के जो मेंबर हैं या फिर ओबीसी समुदाय के जो है, अगर उन्होंने आपकी ज़मीन के ऊपर घर बना लिया, तो वो कह रहे हैं कि वो अतिक्रमण नहीं माना जाएगा, उसने घर बना लिया तो बना लिया। और अगर कोई उनसे अपनी ज़मीन से या पंचायती ज़मीन से खाली करवाता, उनका घर खाली करवाता, तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। और उन्होंने 1-2 उदाहरण भी बताया सोनीपत के फरमाना गाँव का, कि फरमाना गाँव से कुछ कुम्हार जाति के लोग उनके पास आए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा भी कैसा काम चला? तो उन्होंने कहा कि जी हमने वहाँ पर अपने वो भट्ठे लगा रखे थे और वो ज़मीन में थे, तो वो सरकार ने खाली करवा ली। सरकार ने दबाव देके ना कि ये तो अतिक्रमण, और सरपंच ने वो कर दिया, उनको ज़मीन खाली करवा के ना वो समतल ज़मीन करवा दी। तो इसी बात पे उन्होंने कहा था कि ओबीसी के लोग जहाँ भी अतिक्रमण कर लें, जहाँ पर भी घर बना लें, जहाँ पर अपनी वर्कशॉप बना लें, जहाँ पर भट्ठे लगा लें या जहाँ पर दूसरी चीज़ बना लें, तो वो खाली नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो ओबीसी के अंदर, यानी हिंदुओं के अंदर वक्फ बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, और ओबीसी बोर्ड को वो इतनी ही ताकत देना चाह रहे हैं जितनी वक्फ बोर्ड के अंदर ताकत है, कि वो एक बार जिस उसने वक्फ बोर्ड ने ये कह दी कि ये ज़मीन हमारी है, तो वो खाली ना करवा सकें। इसी तरह वे ओबीसी बोर्ड को भी ये चाहते हैं कि ओबीसी बोर्ड के पास इतनी ताकत हो कि ओबीसी समुदाय के लोग हैं, वो किसी के भी घर के अंदर कब्जा कर ले, किसी की ज़मीन के अंदर कब्जा कर ले या कुछ भी कर लें, तो उसको खाली ना करवा सके, इतनी ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे-ऐसे नेता होते हैं कि सुन के भी, उनके बयानों को भी सुन के ये महसूस होता है कि ये दिमाग से बोल रहे हैं या दिल से बोल रहे हैं या क्या उससे बोल रहे हैं। और अगर रही बात, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने कायर कहा था, पहलगाम हमले में जो शहीद हुए थे, उनकी पत्नियों को कायर कहा था, तो मैं एक सवाल उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि नेताजी, ये तो महिलाएँ थी और गृहिणी थी, आप हाउसवाइफ थी, ये तो नहीं कर पाई, लेकिन आप तो मर्द थे ना, फिर आप उस हेलीकॉप्टर कांड को कैसे भूल गए? तो आप क्यों नहीं लड़े? आपने क्यों नहीं अपना बचाव किया? क्या आप न अगर मर्द होते, अगर आप में इतने दिलावर थे, तो जो हादसा आपके साथ हुआ किसी और के साथ तो नहीं आपके साथ तो नहीं होता हुआ। फिर महिलाओं को, आम आम महिलाओं को, गृहिणियों को, हाउसवाइफ को आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो कायर थी? अगर वो आम महिलाएँ, वो गृहिणियाँ, उनकी शहीद विधवाएँ कायर थी, तो फिर आप क्या थे? फिर आप किस मुँह से ये कह रहे हैं कि उनको AK-47 छीन लेनी चाहिए, तो आतंकवादियों को मार देना चाहिए था और झांसी की रानी, आजकल की महिलाओं को झांसी की रानी बनना चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों कि ऐसे-ऐसे नेताओं के दिल में इतना ज़हर क्यों भरा हुआ है? दूसरा फिर ये कि उन्होंने जाट समुदाय के प्रति भी कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की हैं कि जो सहन नहीं की जा सकती। तो उन्होंने जाट समुदाय के, डायरेक्ट जाट शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ये था कि ओबीसी छोड़कर नहीं, ये जो बड़े चौधरी है ना, इनका भी काम तमाम हो जाना चाहिए, और करने लग रही है बीजेपी, कुछ तो मर गए हैं। उसका तात्पर्य शायद ये था कि चौटाला जी से था, और कुछ जेल में जाने वाले हैं, तो शायद उनका तात्पर्य ये भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ था कि जेल में जाने वाले हैं, और कुछ की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है और होने लग रही है, और पार्टी के अंदर भी उन लोगों की पॉलिटिक्स खत्म करने लगे। तो शायद उनका जो तात्पर्य है, उनका इशारा था, वो ओम प्रकाश धनखड़ जी जैसे नेताओं की तरफ था, जो कि बुजुर्ग होने लग रहे हैं और जिनको बीजेपी, उनके अनुसार बीजेपी खुदे लाइन लगाने लग रही है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में इतना ज़्यादा ज़हर भरा हो और वो राजनीति के अंदर हैं, कैसे हैं ये समझ में नहीं आ रही। ये बीजेपी कैसा ज़हर भरने लग रही है। अब तक तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप था ही था, आगे उन्होंने जाट वर्सेस 35 बिरादरी का नारा दिया था और जाटों को अलग-थलग कर दिया था। चलिए, ये वोट की राजनीति है, वोट के लिए उन्होंने कर दिया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों के दिल में ज़हर भरना और ये कहना कि कुछ तो मर गए हैं, कुछ जेल में जाने वाले हैं, कुछ की राजनीति है वो पार्टी ने खत्म कर दी है, तो ऐसे समुदाय है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ये समाज को बाँटने का बहुत ही कुत्सित षड्यंत्र है, और ऐसे नेताओं को, समाज को भी सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसे नेताओं को वो वोट ना दें, जो समाज में भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे हों और एक जाति से इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हों कि उनको
मरने मारने के लिए भी उनकी कामनाएँ करते हो। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार कर देना चाहिए, वोट नहीं देनी चाहिए, किसी भी समुदाय के लोगों को वोट नहीं देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पक्ष में बोलने लग रहे हैं, तो ये हमारे यार इनको वोट दे, ऐसे न समाज को डिवाइड करते हैं, समाज को बाँटते हैं, समाज में अमन चैन का जो भाईचारे का उसके दुश्मन होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए राजनीति से। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण है ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया तो आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें। अगर मैं ठीक हूँ इस विषय पर तो भी कमेंट करो, और अगर इस विषय पर गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बनता रहे और मैं इसी तरह का आकलन, इसी तरह की का विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।